Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 17 January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज ईरान सेज इट हैज़ अटैक्ड मिलिटेंट बेस इन पाकिस्तान. अब यहाँ पर बात की जा रही कि ईरान ने ये कहा है कि ऑन ट्यूसडे ईरान लॉन्च्ड अटैक इन पाकिस्तान. ईरान ने क्या किया है, पाकिस्तान का एक जो मिलिटेंट बेस है वहाँ पर अटैक किया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टारगेटिंग व्हाट इट डिस्क्राइब एज बेस फॉर द मिलिटेंट ग्रुप जैश अल आदल. तो यहाँ पर जैश अल आदल एक मिलिटेंट ग्रुप है जिनके बेस पर ईरान ने क्या किया, अटैक किया है. उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है. एक्चुअली ये कहा जा रहा है, स्टेट एंड एजेंसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने जो ड्रोन्स थे और जो मिसाइल्स थी उनके द्वारा यहाँ पर इसको यूज किया है और वहां पर अटैक किया है, विच वॉज नॉट इमीडिएटली एक्नॉलेज बाय द पाकिस्तान. पाकिस्तान के द्वारा इसे अभी एक्नॉलेज नहीं किया गया है, बट अभी ऐसा ये न्यूज में आ रहा है. ओके, अब अगर हम बात करते हैं जैश अल आदल की, तो ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, आपको ये पता होना चाहिए. ओके, सो विच लार्जली ऑपरेट अक्रॉस दी बॉर्डर इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का आपका बॉर्डर है वहां पर ये क्या करता है, ऑपरेट करता है. और आप सभी को पता है कि ईरान में कैसे है. ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान क्या आपका यहाँ पर मिली जो शिया जो आप कह सकते हैं कम्युनिटी के लोग होते हैं वो रहते हैं. और ये जो ग्रुप है मिलिटेंट ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, आपका सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है. तो मे भी एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान क्या कह रहा है कि उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया है. सो द रिपोर्टर्स ऑफ स्ट्राइक केम एट द टाइम ऑफ हाइटेंड टेंशन इन द रीजन एंड फियर्स ऑफ वाइडन स्पिल ओवर ऑन द ऑनगोइंग वॉर इन गाजा. ओके, सो अभी यहाँ पे फर्दर क्या निकल कर आता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे. चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यू हैव टू टेल इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं और कितनी इनकरेक्ट हैं. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग इनोरे क्रीक इज सिचुएटेड अलोंग द मालाबार कोस्ट. यहाँ पर हम बात करें किसकी, इनोरे क्रीक की, तो ये कहाँ पर, मालाबार कोस्ट के अलोंग यहाँ पर सिचुएटेड है. सेकेंड इज इट एक्ट एज अ नेचुरल शॉक एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कैलेमिटीज. ये जो आपका एनोर क्रीक होता है वो एक नेचुरल शॉक की तरह करता है, जिससे कोई भी आपकी कैलेमिटीज आती हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है. थर्ड वन इज द क्रीक इज अ पार्ट ऑफ पुलिकट वाटर सिस्टम. इसमें ही कहा जा रहा है जो आपका पुलिकट वाटर सिस्टम है तो ये क्रीक उसी का एक पार्ट है. सो आपको ये बताना है इसमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब आपको यहाँ पर फिर से ये बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट, इंडिया हैज साइंड द Svalbard Treaty which is regarding the country's engagement with the Arctic region. इंडिया ने यहाँ पे सवलबार्ड ट्रीटी को साइन किया है जो कि किससे रिलेटेड है, आपका आर्टिक रीजन में जो कंट्री का इंगेजमेंट है उससे यहाँ पर रिलेटेड है. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. मैत्री इज इंडियाज आर्टिक रिसर्च स्टेशन. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका मैत्री है, हमने यहाँ पे मैत्री के बारे में सुना होगा. सो मैत्री क्या है, इंडिया का आर्टिक रिसर्च स्टेशन है. तो क्या स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. थर्ड वन इज एज पर प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ. यहाँ पर अभी जो हमारा प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ है, इंडिया इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट इट्स आर्टिक रिसर्च बेस ड्यूरिंग विंटर. तो यहाँ पर अभी जो हमारा प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इंडिया का है, इंडिया जो आर्टिक रिसर्च है ड्यूरिंग विंटर्स में इंडिया यहाँ पर आर्टिक रीजन में यहाँ पर रिसर्च नहीं कर सकता. इंडिया इज नॉट अलाउड. तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ओके, सो वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हिस्टोरिकल हियरिंग. अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा इजराइल और गाजा का कन्फ्लिक्ट, ठीक है. इसी के चलते हम बात करते हैं जो आपका साउथ अफ्रीका है, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या किया है, केस किया है कि ये जो इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल ये जीनोसाइड कर रहा है.
क्या कर रहा है आपका ये जीनोसाइड यहाँ पर कर रहा है और इसे हमें रोकने की जरूरत है, ना कि उसे बढ़ावा देने की जरूरत है. सो वॉट एवर द आउटकम ऑफ द प्रिलिमिनरी hearing at the International Court of Justice at The Hague, South Africa's case against Israel ongoing military campaign in Gaza has garnered global attention in a way no proceeding at its elite interstate forum may have done before. तो इसमें अभी देखिए यहाँ पे वॉर चल रहा है. अब इसमें आउटकम इसका क्या निकल कर आता है ये अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसका फर्दर आउटकम क्या निकल कर आएगा. लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि एज द 15 मेंबर कोर्ट असेंबल्ड अलॉन्ग विद द 2 एडहॉक जजेस रिप्रेजेंटिंग साउथ अफ्रीका. यहाँ पे जो 2 एडहॉक जजेस हैं वो साउथ अफ्रीका को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो 2 कंट्रीज है ईदर साइड ऑफ डिस्प्यूट की अगर हम बात करते हैं, गाजा का वॉर हो तो गाजा में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें गाजा में जितने भी लोग हैं उन सबको मार गिराना है. अब पता नहीं इनका क्या चल रहा है यहाँ पर, तो इतना हमें यहाँ पर नहीं होना है. बट उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में, आप देखेंगे कि ऑन one has behind the apartheid's past but believe that the other is practicing 75 years of apartheid against the Palestinian people since 1948. तो यहाँ पर जो हमारा बिलीफ है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी की बात हम करते हैं. सो इक्वली firm in its belief it can never be accused of genocide. तो यहाँ पर जीनोसाइड को हम एक्यूज नहीं कर सकते हैं. अब इसमें देखिए आप सभी को ये बताना होगा, ये आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास एक जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 भी है, जिसके थ्रू हमें क्या करना था, जो जीनोसाइड होता है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना है. लेकिन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है कि हमारे पास ऐसे बड़े बड़े कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लॉज हैं, स्टिल हम क्या कर रहे हैं, ये सारी जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर फेस कर रहे हैं. ओके, सो इसमें अभी इतना ही है इस आर्टिकल में. आगे यहाँ पर बस उसी के बारे में बताया गया है कि इजराइल ने किस तरीके से साउथ अफ्रीकन केस को यहाँ पर ब्लड लाइबल की तरह यहाँ पर उनकी जो हियरिंग हो रही है उसको डिस्क्राइब किया है. उन्होंने ये कहा कि बट शॉर्ट जब इजराइल में 7 अक्टूबर को यहाँ पर गाजा की तरफ से जो अटैक हुआ था तो उस पर तो किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठाया, हमास ने जो अटैक किया. लेकिन अब हम रिटेलिएट कर रहे हैं उस चीज को, तो आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, है ना, वहां पर हम केस लेकर जा रहे हैं. इवन रशिया ने भी क्या किया था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर था टू सस्पेंड इट्स ऑपरेशन इन यूक्रेन, इसको यहाँ पर क्या कर दिया था, इसको इग्नोर कर दिया था. ये भी आप लोगों को याद रखना है कि देखिए अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर भी क्या है, आपका कन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पर ऑर्डर दिया था कि आपको जो भी रशिया के ऑपरेशन है यूक्रेन में उसे यहाँ पर सस्पेंड करना होगा, बट रशिया हैज इग्नोर्ड दिस ऑर्डर. Okay, so however there is a little doubt that the any provisional measure will cast a shadow on the legitimacy of Israel's Gaza war. तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, डाउट है हमारे सामने कि अगर कोई डिसीजन आता है, कोई ऑर्डर आता है तो इजराइल या तो उसको उसकी लेजिटिमेसी को बना कर रखेगा या नहीं बना कर रखेगा. अब देखिए यहाँ से हमारे निकल करके आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, सो ये क्या है, आपको हम इसे हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं एंड इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन. ये यूएन का क्या है, एक जुडिशियल ऑर्गन है. जैसे यूएन में आपके वेरियस बॉडीज हैं, जैसे कि यूएनएससी है, आपकी इकोनॉमिक फोरम है. सो इसी तरीके से क्या है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. ये कब स्टैब्लिश हुआ था, इट वाज स्टैब्लिश्ड इन जून 1945 बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड बिगिन वर्क इन 1946. तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 1945, उसके द्वारा यहाँ पर जून 1945 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है और अप्रैल 1946 से यहाँ पर ही काम करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, इसका जो पीस प्लेस है नीदरलैंड में हैग, मतलब किसका जो हेडक्वार्टर का है वो हैग में है. आर्टिकल 33 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर specify the method for pacific settlements of dispute between states such as negotiations, inquiry, mediation and so on. यहाँ पर देखिए और भी मतलब चीजें हैं. अगर हम पहले क्या था, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर आर्टिकल 33 है, इसमें यहाँ पर कुछ पैसिफिक सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट की बात की गई है कि पैसिफिक अगर किसी 2 कंट्रीज के बीच में कोई भी यहाँ पर डिस्प्यूट होता है तो उसे हम कैसे सेटल करेंगे. तो उसके लिए यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए गए, मेथड दिए गए, लाइक नेगोशिएशन हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, मेडिएशन हो सकता है एंड सो ऑन. सो अगर हम बात करते हैं, सो ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के आपके 6 मेन ऑर्गन्स है. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यूनाइटेड नेशन के वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. सो इट इज द ओनली वन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट द हियरिंग ऑफ, और ये जो एक ऐसा है आपका
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि न्यूयॉर्क में नहीं लोकेटेड है। ऑल्दो अगर हम अदर ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो ऑर्गन्स है वो न्यूयॉर्क में आपके लोकेटेड है। सो द हियरिंग जो होती है आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, वो ऑलवेज पब्लिक ही सामने आती है, पब्लिक होती है। यहाँ पे मेनली जो फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज होती है इस कोर्ट की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज हु आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस 9 ईयर। यहाँ पे 9 ईयर्स के लिए क्या होता है, इनको इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है हमारी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उनके द्वारा 9 ईयर्स के लिए यहाँ पर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सो कैंडिडेट मस्ट रिसीव एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ पर इलेक्शन की डायरेक्टली होता है, वोटिंग की जाती है यूएनएससी में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और उसके बाद जो भी जिस पर्सन के ऊपर मेजोरिटी में यहाँ पर रहता है वो यहाँ पर कैंडिडेट बनता है। 1/3 ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कोर्ट इज रिन्यूड एवरी 3 ईयर। यहाँ पे जो 1/3 ऑफ द कंपोजिशन होती है हर 3 साल में क्या होती है, रिन्यू होती रहती है ना। क्योंकि देखिए हर 3 साल में कोई तीन जजेस यहाँ पे रिटायर होते रहते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए हर 3 साल में यहाँ पर आपका क्या होता है, रिन्यू किया जाता है। जजेस जो इसमें होते हैं वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब इंडिया की बात कर रहे थे कि क्या इंडिया से कोई जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बना है, तो हाँ, इंडिया से भी यहाँ पर बने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जज दलवीर भांद्री मेंबर ऑफ द कोर्ट सिंस 17 अप्रैल 2012 में ये इस कोर्ट के मेंबर थे। फिर है रघु नंदन स्वरूप पाठक 1989 टू 1991 तक थे। उसके बाद हम बात करते हैं नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक, एंड सर बेनगालू राव 1952 से 1953। तो मतलब अब तक 4 जो जजेस हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इंडियन जज यहाँ पर रह चुके हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं वोट फॉर कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है कि ताइवान में क्या हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं और वहां की जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है उनको यहाँ पे विक्ट्री मिली है। इसी के चलते हिस्टोरिक 3rd कंसेक्यूटिव टर्म्स रिफ्लेक्ट अ वोट फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम द 14 मिलियन वोटर्स। तो यहाँ पर वो कंटिन्यूसली 3 सालों से क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन को जीत रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि most of whom favor a maintenance of the fragile status quo in a relation with China and the preservation of Taiwan's current status। तो यहाँ पर जो ताइवान का करंट स्टेटस है उसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। अब देखिए इस आर्टिकल में यहाँ पे थोड़ा पार्टी के बारे में डिस्कस किया गया है कि ये पार्टी को इतने % वोट मिला, इस पार्टी को इतने % वोट मिला, उसके बाद भी, लेकिन हमें इस पर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना है। सो इफ द प्रीवियस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन the aftermath of China tightening its grip on Hong Kong was seen as a referendum on the future of cross-state relation and rejection of a possible one country। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता, पहले हम मैप देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ये है आपका चाइना, ठीक है, आपको ये चाइना यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये है हमारा साउथ चाइना सी, ये है फॉर्मोसा स्ट्रेट, उसके बाद नॉर्थ चाइना सी, देन दिस इज ताइवान। ये आपका क्या है, ताइवान है। चाइना क्या कहता है कि ताइवान क्या है, उसका एक तरीके से हम चाइना में इसको क्या कर लेंगे, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, चाइना का एक पार्ट बनेगा। लेकिन अभी हमने देखा, आप इस मैप में देखिए आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, ये यहाँ से पूरा ये आपका पार्ट आ जाता है चाइना का, और ये है आपका यहाँ पर ताइवान, ठीक है, और यहाँ से आपका जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर आ जाते हैं, और ये आपका यहाँ पर जापान है, पैसिफिक ओशन है, और देन यहाँ पर आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो चाइना यहाँ पर क्या करता है, अगर अब देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, मतलब एक तरीके से जो ताइवान का ये आ रहा है रोल कि वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहती है। और आप सभी को ये भी पता है कि अगर चाइना ने यहाँ पर कुछ भी मिलिट्री ऑपरेशंस किए तो सबसे पहले कौन आएगा, आपका यूएसए ने, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है कि अगर ताइवान पर चाइना कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो यूएस क्या करेगा, ताइवान का यहाँ पर साथ देगा, उसे सपोर्ट करेगा। तो अभी यहीं पर ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। फिर इंडिया का इसमें रोल आ जाता है कि इंडिया किसके साइड होगा, ताइवान के साइड होगा या फिर चाइना के साइड होगा या फिर यूएसए के साइड होगा, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है आपका जियो पॉलिटिक्स इन द बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट। अब ये आर्टिकल में देखिए आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ये समझना है कि बांग्लादेश में अभी क्या हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं,
ठीक है। और शेख हसीना जी की बात करते हैं, वो फिर से यहाँ पर न्यू प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आई हैं, ठीक है। अब एक तरीके से हम कह सकते हैं बांग्लादेश की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री को दिखा कर देखते हैं और पास्ट इलेक्शन दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक रहे हैं और उनका जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल रहा है ना। सो इन द प्रीवियस इलेक्शन ऑफ 2014 एंड 2018 अंडर द अवामी लीग द पार्टी फेस सिमिलर एलिगेशंस ऑफ इलेक्टोरल मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि यहाँ पर इलेक्टोरल मैनिपुलेशन हुआ है, जो आपके इलेक्शंस हैं, है ना, इरेगुलरिटीज दिखी हैं, वॉयलेंस हुआ है। तो ये सारे जो इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो इसमें आप देखिए कहा जा रहा है कि अगर हम रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश का इसमें क्या रोल है। तो बांग्लादेश हैज असेंडेड एज अ राइजिंग इकोनॉमिक पावर हाउस इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में बांग्लादेश एक आपकी इकोनॉमिक पावर हाउस है। इसकी हम एनुअल जीडीपी की बात करते हैं तो इट इज 7.1% एनुअल जीडीपी इसकी ग्रोथ रही है। इकोनॉमी जो यहाँ पर 100 बिलियन तक एक्सीड हो चुकी है। पॉपुलेशन कितनी है, 165 मिलियन पॉपुलेशन पर। तो ये बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश की आपकी एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर की तरह सामने आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि जियो पॉलिटिक्स, यहाँ पर टग ऑफ वॉर जो चलता है लाइक विद रीजनल एंड ग्लोबल पावर सच एज चाइना, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट वेरिंग फॉर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर बांग्लादेश का जो इन्फ्लुएंस है चाइना, इंडिया, रशिया के साथ, इसके साथ भी यहाँ पर जो एक टग ऑफ वॉर की तरह कंटिन्यू रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि बांग्लादेश क्या हमारा क्लोजेस्ट नेबर है। हम यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, सोशल कल्चरल लिंकेजेस हैं, उसको शेयर करते हैं, है ना। और इंडिया के साथ बात करते हैं तो हमारे डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं बांग्लादेश के साथ। अभी हमारा जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था कितने का हुआ था, $15 बिलियन का एनुअली हमारा एग्रीमेंट है और मतलब उसमें हमारा इतना ट्रेड हो चुका है। इसमें हम बात करते हैं मेनली जो इन्वेस्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, रिवर वाटर शेयरिंग, अंडरस्कोर अ क्लोज बायलैटरल रिलेशन हमें दिखाई देते हैं। तो बांग्लादेश क्या है, इंडिया का एक क्रूशियल पार्टनर भी है फॉर द बैलेंसिंग चाइनाज ग्रोइंग रीजनल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक क्लाउड। जो यहाँ पर चाइना का रीजनल एंड डिप्लोमेटिक आपका जो इकोनॉमिक कह सकते हैं रीजनल काउंट है वो जो आपका राइज हो रहा है, तो उसे क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बांग्लादेश क्या हो जाता है, इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्टनर यहाँ पर हो जाता है। उसके साथ यहाँ पर जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसमें भी यहाँ पर बांग्लादेश जो है इंडिया का ही साथ दे रहा है। सो इसमें हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा। एक तरीके से फिर बात करते हैं कि a stable Bangladesh seen as a counterweight of certain instability from neighborhood such as Pakistan and Afghanistan keeps India actively invest in the its neighbor। So यहाँ पर ये कोई सरप्राइज नहीं कि इंडियन सब ने यहाँ पर क्या किया है कि जो अभी बांग्लादेश की जो ये जीत हुई है इस पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब हम चाइना और रशिया का रिस्पांस देखते हैं तो चाइना ने भी यहाँ पर क्या, देखिए चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना क्या है, बांग्लादेश का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। एनुअल जो बायलैटरल ट्रेड होता है चाइना के साथ और बांग्लादेश का, इट इज $25 बिलियन। तो इलेक्शन इज कम्प्लीटली एन इंटरनल इशू ऑफ बांग्लादेश, बट यहाँ पर इलेक्शन क्या है एक तरीके से काइंड है और चाइना ने भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर हम रशिया की बात करते हैं, मॉस्को हैज ड्रॉन बांग्लादेश क्लोजर थ्रू फाइनेंसिंग वन ऑफ द नेशंस लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चाइना मॉस्को बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं और किसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, रशिया की। तो ये भी आज के टाइम पर एक क्लोज पार्टनर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया ने यहाँ पर क्या किया है, एक जो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है यहाँ पे उसके लिए बांग्लादेश को फाइनेंस किया है जिसका नाम है रोपुर 2400 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्थ 12 बिलियन को इसको यहाँ पर स्टैब्लिश करने की भी बात की है। सो रशिया के लिए भी बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक यूनिक कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन व्हेन अ रशियन शिप कैरिंग न्यूक्लियर मटेरियल वाज डिनाइड एंट्री ड्यू टू यूएस। यहाँ पर जब रशिया का जो शिप था जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल्स थे और उसकी एंट्री जो थी उसको डिनाई कर दिया था यूएस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर 2022 में सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया के ऊपर। सो इंडिया ने यहाँ पे इंटरवीन किया था और रिसीव किया था, जो भी कार्गो था उसको यहाँ पर रिसीव किया था, मतलब जो भी सामान था न्यूक्लियर मटेरियल था उसको रिसीव करके यहाँ पर बाय रोड, यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि बाय रोड यहाँ पर क्या किया गया था, रशिया को ये ट्रांसपोर्ट पूरा मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन साइट के थ्रू यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन जो साइट थी सारी चीज़ें उसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो रशिया ने भी यहाँ पर जो इलेक्शन अभी शेख हसीना जी की यहाँ पे विक्ट्री हुई उसमें उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम भी बनता जा रहा है कि अगर देखिए 2024 इलेक्शन रिजल्ट हैव इवॉल्व इनटू अ जियोपॉलिटिकल बैटलग्राउंड ड्रिवन बाय बांग्लादेश इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक हेफ्ट। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हेफ्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, एक तरीके से बैटल ग्राउंड हमारे सामने बनता आ रहा है। बट स्टिल हमें फर्दर देखना है कि इसमें क्या निकल कर आता है।
ओके तो बांग्लादेश क्या है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो आज के टाइम पर, और इंडिया, तीनों के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की बात करते हैं तो देखिए इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, और इंडिया की जो अगर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं कि हमारी जो नेबरिंग में कंट्रीज़ है उनके साथ जो रिलेशन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, ओके, अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, इस टाइम पे श्रीलंका के साथ कैसे हैं, उसके बाद हम नेपाल आ जाता है आपका, और भूटान आ जाता है, ओके। अब बांग्लादेश यहाँ पर आ जाता है। तो अभी हमने देखा है यहाँ पे मालदीव में कैसा यहाँ पे सिचुएशन चल ही रही है कि यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है कि मतलब 15 मार्च तक आपकी जो मिलिट्री ग्रुप मिलिटेंट्स हैं उनको यहाँ पर क्या करना होगा, विड्रॉ करना होगा इंडिया को। तो देखिए अभी हमारा जो रिलेशन है नेबरिंग कंट्रीज में वो बिल्कुल सही नहीं। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना, ये इसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया डजंट नीड वुल्फ वॉरियर, इंडिया को यहाँ पे वुल्फ वॉरियर की जरूरत नहीं है। इंडिया के जो रिलेशन है, अब देखिए इसी आर्टिकल से हम यहीं पे कनेक्ट करेंगे, ये दोनों आर्टिकल एक तरीके से कनेक्शन में है कि इंडियाज रिलेशनशिप विद द मालदीव्स बिल्ड ओवर टाइम, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वन, वाइल द मालदीव नीड्स इंडिया, इट इज़ ट्रू दैट इंडिया नीड्स अ मालदीव इक्वली। अब इस आर्टिकल में मेनली मालदीव्स पर फोकस किया गया है कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो सिचुएशन है मालदीव्स और इंडिया की, इसके बारे में सुना होगा। तो देखिए इंडिया के रिलेशनशिप मालदीव्स के साथ ओवर द टाइम बिल्ड हुए हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव वन है। ऐसा नहीं है कि मालदीव्स को सिर्फ इंडिया की जरूरत है, इंडिया को भी मालदीव्स की जरूरत है इक्वली, दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की यहाँ पर जरूरत है। अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं तो इंडिया का ये की मैरीटाइम नेबरहुड आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में आपका मालदीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। लेकिन मालदीव्स में इस टाइम पे जो चल रहा है वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, और एक तरीके से वो पूरा क्या होता जा रहा है, आपका प्रो चाइना होता जा रहा है। ठीक है, सो रीसेंट इंसिडेंट शोज दैट डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स विल एक्सरबेट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। तो अभी यहाँ पे जो रीसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं इससे क्या होगा, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल भी आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें ज्यादा इतना कुछ भी नहीं है, वही पूरी पुरानी बातें इसमें की गई हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लक्षद्वीप की विजिट में गए थे, तो उन्होंने लक्षद्वीप को एज टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट किया। तो इसके चलते यहाँ पर फिर क्या हुआ, मालदीव्स के कुछ ऑफिशियल्स ने कमेंट किया जिसके कारण उन्हें यहाँ पर सस्पेंड किया गया। तो ये पूरा इस आर्टिकल में यहाँ पर इतना वही बताया गया। ओके, तो एक तरीके से ये है कि जो मालदीव से आज के टाइम पे चाइना की तरफ ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल। अब हम यहाँ पर समझेंगे 10th शेड्यूल को। 10th शेड्यूल क्या है, देखिए आपको महाराष्ट्र का केस पता होगा। महाराष्ट्र में एक पार्टी थी, उसका नाम था शिवसेना। ठीक है, शिवसेना। अब इस शिवसेना से इसमें क्या होता है, पार्टी में ही आपका यहाँ पर टकराव हो जाता है। पार्टी मतलब पार्टी के बीच में पार्टी स्प्लिट हो जाती है। आपकी जो शिवसेना है ये 2 पार्ट्स में यहाँ पर हो जाती है। एक होता है हमारा एकनाथ शिंदे, ये जो फोटो है वो किसकी है, आपकी एकनाथ शिंदे की, और दूसरी होती है यहाँ पर उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे। अब ये जो एकनाथ शिंदे हैं वो क्या करते हैं, 40 से 50 जो एमएलएज होते हैं, एमपीज एमएलएज होते हैं, उनको लेकर वो एक नया इस पार्टी से स्प्लिट हो जाते हैं और अपनी शिवसेना के ही नाम से, मतलब कि वो कहते हैं कि दो एक तरीके से पार्टी में ही फ्रैक्शन हो जाता है, हम इसको ऐसा कहेंगे कि पार्टी में ही फ्रैक्शन हो जाता है। अब इस पार्टी में फ्रैक्शन हो गया तो 2 पार्टी बन गई आपकी, मतलब कि 2 यहाँ पर ग्रुप हो गए, एक एकनाथ शिंदे वाला और दूसरा हो गया आपका उद्धव ठाकरे वाला। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम असली शिवसेना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो एकनाथ शिंदे वाला और जो 40 एमएलए उनके साथ से, तो उन्हें रिकॉग्नाइज किया एज अ रियल शिवसेना। अभी यहाँ पर बातचीत क्या हो रही थी कि महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर ने क्या किया है, रिफ्यूज टू डिस्क्वालीफाई 40 एमएलएज ऑफ द एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन आफ्टर द रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ रियल शिवसेना। तो यहाँ पर स्पीकर ने अभी क्या किया है, जो 40 एमएलएज थे एकनाथ शिंदे का फ्रैक्शन का, उन्हें डिस्क्वालीफाई करने से रिफ्यूज कर दिया और ये कहा कि ये जो शिवसेना है वही रियल शिवसेना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे थे उन्होंने क्या किया था, अपने टेक्निकल रीजन से जो 14 एमएलएज के साथ वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्हें क्वालिफाई कर दिया था अंडर द 10th शेड्यूल। टेक्निकली यहाँ पे कुछ ऑर्डर थे, तो यहाँ पे व्हिप को क्या किया गया था, आपका अपॉइंट किया गया था। तो जो एकनाथ शिंदे द्वारा जो व्हिप था उसको यहाँ पर क्या किया गया, मंजूरी दी गई है। अभी 10th शेड्यूल क्या है, तो 10th शेड्यूल आपका कब बना था, ये 1960 और 70s में बना था। क्यों बना था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था एक टाइम पर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नाम लेते हैं, ये ABC पॉलिटिकल पार्टी है,
और यहाँ पर XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, तो इलेक्शन यहाँ पर जीत गई ABC पार्टी, यहाँ पर मेजोरिटी में है। लेकिन फिर क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल XYZ पार्टी ने कहा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो जो कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा और रातों रात ही इस पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। इससे क्या हो रहा था कि जो आपकी गवर्नमेंट थी वो बहुत अनस्टेबल हो गई थी और बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे उसमें फॉल आउट हमें देखने को मिल रहा था। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लेकर आए, एंटी डिफेक्शन लॉ और कह सकते हैं आप 10th शेड्यूल लेकर आए। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, आपका जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसके तहत यहाँ पर 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, 10th एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द 10th शेड्यूल इन 1985 में। आपको इतना क्लियर हुआ। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि आप अगर वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप को क्या करना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होगा, आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको अगर कोई बिल आता है तो उसमें व्हिप का होता है, व्हिप इशू होता है, आपका पार्टी व्हिप जारी करती है। लेकिन अगर कोई मेंबर है और वो व्हिप को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। ये मतलब कि एक प्रोविजन हम कह सकते हैं। सो अ व्हिप इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी इन द हाउस हु इज अपॉइंटेड सच बाय द रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी। तो व्हिप क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही इसको अपॉइंट किया जाता है। ओके, 10th शेड्यूल की बात करते हैं। इसमें ओरिजिनली हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, इसमें 2 एक्सेप्शन थे। क्या एक्सेप्शन है, पहला ये है कि अगर आप 1/3 ऑफ द लेजिस्लेचर, कोई भी पार्टी है उससे अगर 1/3 जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो मतलब वो जो पर्सन होंगे वो लाइबल नहीं होंगे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उनमें कोई भी मतलब उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। सेकंड पैरा में ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर उसके 2/3 मेंबर्स है ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो वो भी उनको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर ये जो यहाँ पर 2003 में जो पैरा 3 था एंटी डिफेक्शन लॉ से, इसको ऑमिट कर दिया गया क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पे इसको क्या होता है, यहाँ पर आपका ऑमिट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, अब देखिए महाराष्ट्र की पूरी यहाँ पे स्टोरी बताई गई है। फिर जो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कहा कि जो एकनाथ शिंदे वाला फ्रैक्शन है उसे रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे वाला जो था उसमें फ्लोर टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें हुई, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही क्या कर दिया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था उद्धव ठाकरे ने। तो अब रिजाइन कर दिया तो अब उस चीज को हम कैसे वो कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे वाला फ्रैक्शन था उसी को यहाँ पर हमने रियल फ्रैक्शन माना। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज वन मोर चीता डाइज इन कोनो 13 ऑफ ओरिजिनल 20 रिमेन्स। अब आपका जो प्रोजेक्ट चीता था इसमें हमने क्या किया था, 20 चीता को लेकर आए गए थे। ठीक है, 12 आपके कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से, और 8 जो चीता थे वो नामीबिया से यहाँ पर लेकर आए गए थे। अब इस 20 में से बात करते हैं कितने, आपके 7 जो चीताज हैं उनकी डेथ हो चुकी हैं, 13 चीताज अभी यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैं। तो अभी यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी मतलब अभी पोस्टमार्टम अभी अंडर द वे है, और चीता की यहाँ पे डेथ का जो रीजन है, कॉज है, वो अभी अननोन है, हमें पता नहीं चला है कि क्या है। अभी एक्चुअली हम बात करते हैं। सो यहाँ पर लीनेज जो है तो परफेक्टली फाइन और हेल्दी है। जो हमने नामीबिया से चीतास को लेकर आए हैं तो वो परफेक्टली फाइन और हेल्दी हैं, बट जो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे चीता हैं उनमें यहाँ पर ज्यादा डेथ हमें देखने को मिल रही है। ओके, अभी यहाँ पर हुआ ये था कि जो 7 डेथ हुई है, बैच ऑफ 20 इंपोर्टेड एनिमल्स लास्ट ईयर आफ्टर स्पैट ऑफ डेथ ऑल द चीता वर ब्रॉट बैक टू an enclosure in the coming months all of these animals are expected to be released in the wild, he added। अब यहाँ पर जितने भी चीतास थे इस तरीके की डेथ की यहाँ पर मतलब खबर आ रही थी, बहुत सारे चीतास की यहाँ पर डेथ हो रही थी, इसके कारण उनको इनक्लोजर में रखा गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ महीनों बाद इन्हें फिर से फ्रीली रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, तो आज यहाँ पर देखिए न्यूज और आर्टिकल यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनोरा क्रीक इन चेन्नई सिचुएटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट, ये कहाँ पर आपका कोरोमंडल कोस्ट पे है, ना कि मालाबार कोस्ट में, इसलिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बात करते हैं कि इंडिया हैज साइंड द सवलबार्ड ट्रीटी विच इज रिगार्डिंग द कंट्रीज एंगेजमेंट विद द आर्टिक रीजन। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे यहाँ पर, इंडियाज एंगेजमेंट विद आर्टिक रीजन बिगिन विद इट साइंड द सवलबार्ड ट्रीटी इन फरवरी 1920 इन पेरिस में हमने क्या किया
किया था, इस ट्रीटी को साइन किया था। ओके, एवर सिंस देन इंडिया हैज़ बीन क्लोजली मॉनिटरिंग ऑल द डेवलपमेंट्स इन द आर्टिक रीजन। सो तब से यहाँ पर आर्टिक रीजन में जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो इंडिया उनको क्लोजली क्या करता है, मॉनिटर करता है। यहाँ पर इंडिया ने अपने फर्स्ट विंटर एक्सपेंडिचर हिमाद्री इसको भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। सो ओनली वन इज योर करेक्ट आंसर। तो दोनों क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको दोनों चीजें यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।